आलसी सासू माँ शारदा बिस्तर पे सो रही होती है और गर्भवती बहू रानी अनामिका एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डस्ट पैन लेकर खड़ी होती है। खड़ी होकर बार बार वो दीवार घड़ी को देखती है। आखिरकार परेशान होकर वो ससुर जी प्रसाद के कमरे में जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम अभी भी यही हो? 10 बज गए हैं, तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं जाना? अब मैं कैसे जाऊँ पिताजी? आपने जैसा कहा पुलिस स्टेशन जाने का तो समय हो गया है, पर इधर आलसी सासू माँ उठ ही नहीं रही है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही है। कोई ऐसा वैसा आलसीपन तुम्हारी सास नहीं है, बहुत बड़ी आलसी है और ये कभी कम नहीं होगा। वो तुम्हें कभी नहीं समझेगी और तुम्हें ठीक से पुलिस स्टेशन में नौकरी भी नहीं करने देगी। अब मैं क्या करूं पिताजी? उधर अरविंद सर मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। एटीएम चोर साइकिल लेके बहुत स्पीड से वहाँ से भाग रहा है। हो सकता है बहू कि चोर साइकिल रेसर हो। अगर तुम उसे ना पकड़ो तो नौकरी पे आफत आ सकती है। इसी बात को लेकर तो मैं बहुत डर रही हूँ पिताजी। रुको एक बार, मैं कमरे में जाता हूँ। इस तरह कहकर प्रसाद कमरे के अंदर जाते हैं। उधर इंस्पेक्टर अरविंद जीप में कांस्टेबल के साथ बैठते हैं। मूर्ति जीप को तेजी से चला रहा होता है। क्या मूर्ति, तुम्हारी एसआई अनामिका तो फोन ही नहीं उठा रही है। वो आकर हमारे साथ चोर को पकड़ेगी या नहीं? अनामिका मैडम प्रेग्नेंट है सर, उसके साथ वो एसआई है और घर की बहू भी। पता नहीं उनके सास ससुर किस तरह के इंसान हैं। आखिरकार तुमने ही ये बात कह दी। मैं नहीं चाहता कि मैं अनामिका से कहूँ। वो बात नहीं है सर। अच्छे से रोड देखकर फिर गाड़ी चलाओ, नहीं तो अगले दिन खबर आएगी कि पुलिस जीप लेके चोर पकड़ने निकला और वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। इस तरह कहने पे मूर्ति बिना कुछ जवाब दिए बड़े ही ध्यान से रोड पे जीप को तेजी से चलाने लगता है। उधर प्रसाद कमरे के अंदर जाके देखते हैं कि उनकी पत्नी शारदा कंबल ओढ़ के सो रही है। नींद की देवी किसे कहते हैं किसी को शायद पता नहीं, पर अगर किसी ने कभी पूछा तो मैं अपनी पत्नी से मिलवा दूंगा। शारदा, सुबह के 10 बज गए हैं, उठो। इतना कहकर प्रसाद कंबल खींच लेते हैं। शारदा गुस्से से आंखें खोलकर देखने लगती है। मैं तुमसे डरता हूँ क्या? मैं तुम्हारी पुलिस बहू अनामिका नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है आप मेरे पति हैं। खुश हुआ, अब उठ जाओ और ये सब आलसीपन छोड़ो। उधर बहू को जल्दी से पुलिस स्टेशन भी जाना है। इतना कहने पर शारदा धीरे धीरे आंखें खोल के उठ के बैठती है। आप जाइए और जाके उस गर्भवती बहू अनामिका को भेजिए। बहू को बिल्कुल परेशान मत करना, वो गर्भवती है, याद रखना। इतना कहकर प्रसाद कमरे से निकल आते हैं। वहाँ कमरे के बाहर बहू अनामिका हाथ में झाड़ू और डस्ट पैन लेकर खड़ी होती है। जाओ बेटा, तुम्हारी आलसी सासू माँ उठ गई है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। गर्भवती बहू अनामिका झाड़ू और डस्ट पैन लेकर शारदा के कमरे में जाती है। वो कमरे को देखती है। एक तरफ कंघी, एक तरफ तेल का बोतल, मेकअप किट सब बिखरा पड़ा हुआ था। अलमारी से सारे कपड़े बाहर फेंके हुए थे। ये देखकर उसके हाथ से झाड़ू और डस्ट पैन नीचे गिर जाता है। माँ जी, मैंने ये कपड़े तो कल ही धोए थे, आपने इन्हें अलमारी में रखा क्या? मैं क्यों रखूं उन्हें? घर की बहू तुम हो, वो तो तुम्हारा काम है। वो बात नहीं है माँ जी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ऊपर से गर्भवती हूँ। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? आप अगर मुझे थोड़ा मदद करती हैं तो मैं पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ। मदद ना मैं कर दूंगी। पहले उन कपड़ों को सबको अच्छे से अलमारी में रखो, घर को साफ करके झाड़ू लगा दो, उसके बाद। पर मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा माँ जी अभी। चली जाना बहू। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। अनामिका घर की साफ सफाई करने लगती है। शारदा सोफे पे आके बैठ जाती है। तभी बगल में रखा हुआ अनामिका का फोन बजने लगता है। फोन ना उठाकर वो देखने लगती है। अलमारी में कपड़े रखने के दौरान अनामिका को अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। जरूर अरविंद सर होंगे, ये सोचते हुए वो हॉल में आती है। हॉल में चारों तरफ न्यूज़पेपर पड़े हुए थे। ये क्या है माँ जी? मैं पेपर देख ही रही थी, तभी हवा में सारा पेपर उड़ के बिखर गया। और क्या? पेपर को आप उड़ते देख रही थी? आप जाके खिड़की बंद भी कर सकती थी ना। अरे बहू, मुझे वो अकल ही नहीं आई। आप कागज नहीं उड़ा के कुछ और भी कर सकती थी ना। आपको जानने के बाद भी आपसे मैंने मदद मांगी, ये मेरी ही गलती है।
इस तरह वो कह ही रही थी, तभी अनामिका का फोन बजने लगता है। ये बकवास चीज पता नहीं कब से बजे जा रहा है। ठीक से देखो तो कौन बार बार इस तरह परेशान कर रहा है। सीआई अरविंद सर माँ जी। 7 महीने हो गए हैं, छुट्टी लेने को कहा, नहीं सुन रही हो। अभी भी ड्यूटी पे जाना जरूरी है। अभी मैं अगर सारी छुट्टियाँ ले लूंगी फिर डिलीवरी के टाइम पे क्या छुट्टी लूंगी। आज तक तुम मेरी कोई भी बात सुनी हो जो आज सुनोगी? इस तरह कह के वहाँ से उठ के वो अपने कमरे में चली जाती है। तब तक रमेश रेडी होके अनामिका के पास आता है। अनु, हम चले? तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ के मैं ऑफिस चला जाऊंगा। माँ जी को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, हम फिर साथ में कैसे जाएं? आप जाइए, मैं बाद में जाऊंगी। ऐसा क्या? पर अभी माँ कहाँ पर गई? अभी अभी तो वो उठी है, लगता है वॉशरूम गई है। मुझे अभी वहाँ जाना होगा। जैसे ही माँ जी मांगेगी मुझे टूथब्रश में टूथपेस्ट लगा के बाथरूम के सामने आके देना होगा। जाओ फिर, देर ना करके माँ के पास जाओ। इतना कहकर रमेश भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब चूंकि मैं इस घर की बहू हूँ, कोई चारा भी नहीं। ये सोचते हुए अनामिका शारदा के कमरे में जाती है और बाथरूम के सामने टूथब्रश में पेस्ट लगा के हाथ में लेके खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद शारदा दरवाजा खोलती है और फिर अनामिका के हाथ से टूथपेस्ट ब्रश ले लेती है। माँ जी, आप खुद ब्रश करेंगी या फिर मैं आपको ब्रश कर दूं? मैं उतनी भी आलसी नहीं हूँ बहू, जाके अपना काम करो। ठीक है माँ जी। इतना कहकर वो बाहर निकल आती है। ठीक उसी वक्त एक पुलिस जीप आके उसके घर के सामने रुकती है। सीआई अरविंद बड़े गुस्से से देखते हैं। अनामिका बिना कुछ कहे चुपचाप जाके पुलिस जीप में बैठ जाती है। कांस्टेबल मूर्ति भी बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी चलाने लगते हैं। सीआई अरविंद थोड़े ज्यादा ही गुस्से में थे। मूर्ति, ये क्या हो रहा है? अगर हम ऐसे चलेंगे तो चोर को कैसे पकड़ेंगे? थोड़ी देर में वो हमारा बॉर्डर क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। सर, अनामिका मैडम गर्भवती है, ज्यादा तेज चलाने से खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं गाड़ी थोड़ा धीरे चला रहा हूँ। प्रेग्नेंट है तो उसे घर पे बैठ के आराम करने का हो मूर्ति। आप ही तो है सर जो उन्हें बार बार फोन कर रहे थे। मैं फोन कर रहा था ताकि वो यहाँ ना आए। बस अगर कोई तरकीब है चोर को पकड़ने का तो वो बताए। अगर ऐसी बात है तो आप ये बात जब मैं गाड़ी में बैठ रही थी तभी भी बोल सकते थे। अब बोल दे रहा हूँ मैडम। मैं तो बताऊंगी सर, पर आपको भी उच्च पद के अधिकारियों को बताना होगा कि चोर पकड़ने में मैंने आपको मदद की है। वो संभव नहीं है। फिर मैं भी आपको नहीं बताऊंगी। ये सब बातें हो ही रही थी, उधर कांस्टेबल मूर्ति गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी ही दूर पे एक चोर चोरी करके पैसों का बैग कंधे पे लेकर तेजी से साइकिल चलाते हुए जा रहा था। मैडम, वो देखिए चोर। इस तरह कहते ही अनामिका और सीआई अरविंद दोनों देखने लगते हैं। सर, चोर तेजी से भाग रहा है, उसे पकड़िए। अगर आप चाहते कि मैं और मूर्ति कहें कि ये सब कुछ आपने किया है तो वही कहेंगे। चोर बहुत तेजी से साइकिल चला के जा रहा है और मूर्ति बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है, तो ऐसे में हम उसको कैसे पकड़ेंगे? बहुत सिंपल है सर। इतना कहकर अनामिका माइक उठाकर कहने लगती है, 1 2 3। इस तरह से उसकी आवाज ठीक ठाक सुनाई देने लगती है। मूर्ति जी, आवाज अच्छे से आ रही है। हाल ही में सर ने इसे नया मंगवाया है। अब देखो, एटीएम से पैसे चुरा के साइकिल में आप रॉकेट की तरह स्पीड लेके जो जा रहे हो। अरे ओ चोर भैया! अनामिका की बातें सुन के चोर जो साइकिल चला रहा होता है, चाहे वो कितना भी प्यार से रोके, पर मैं नहीं रुकूंगा। एक बार सुन तो लो मैं क्या कह रही हूँ। सच ये है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये बात गलत हो गई तो मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगी। क्या ये सच है? तुम जो चोरी करके लेके जा रहे हो वो सारे पैसे नकली है। एक बार खुद ही खड़े होकर अच्छे से पैसों को देख लो। इस तरह कहने पे चोर अचानक से रुक जाता है। वो अपने पैसों के बैग से पैसे निकाल के देखने लगता है। पैसों की जांच करने के दौरान पुलिस की गाड़ी उसके पास पहुंच जाती है। मूर्ति जल्दी से जाकर चोर के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। मैडम, आपने पकड़ ही लिया। कभी कभी ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए थोड़ी मोड़ी चीटिंग तो करनी पड़ती है। चलो। फिर पैसे और चोर दोनों को लेके वो पुलिस गाड़ी से जाने लगते हैं। वैसे तो केस के मामले में बहू रानी अनामिका बहुत होशियार थी, लेकिन घर पे सास के आगे बेचारी बहू को सब सुनना पड़ता था और सब कुछ करना पड़ता था।